लाहौर म्यूजियम की इस्लामी गैलरी में रखे ये कालीन इस्लामी फ़न और सकाफ़त और ख़ूबसूरती के वो शाहकार हैं जो सदियों पुरानी तहजीब की कहानियाँ सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एहतशाम अजीज साहब मौजूद है, रिसर्च ऑफिसर लाहौर म्यूजियम। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस्लामिक गैलरी में कारपेट्स की ये जो कलेक्शन है इसके बारे में कुछ बताएं। इस्लामिक गैलरी में जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी कोशिश ये रही है कि हम तमाम जो इस्लामिक दौर गुजरा है सब कॉन्टिनेंट में, और उसमें जितने भी फ़न और दस्तकारी राइज रही है, चाहे वो हथियारों की सूरत में है, चाहे वो ज्वेलरी की सूरत में है, या वो मेटल वेयर है, या वो पॉटरी है, जो कुछ भी मुस्लिम दस्तकारों ने या इस्लामी फ़नकारों के हाथों से चीज़ बनाई गई जिसको हम रवायती दस्तकारी कह सकते हैं, वो चीज़ें हम इस गैलरी में शामिल करें। आपने कालीनों का जिक्र किया, तो कालीन शुरू से ही इस्लामिक पीरियड से, चाहे आप मुग़ल पीरियड ले लें, आप या बरसगीर का ख़ित्ता ले लें, या ईरान का ख़ित्ता ले लें, या अफ़गानिस्तान का, या तुर्की का, या सेंट्रल एशिया का, कालीनों की बनावट, उनकी दस्तकारी, उनका इस्तेमाल हमेशा से एक मुनफरिद अंदाज़ अपनाए रखा है। यही वजह है कि इस्लामिक गैलरी का डिस्प्ले कालीनों के बगैर एक तशतगी सी बाकी रह जाती है, अधूरा सा रह जाता है। इसलिए हमने इस्लामिक गैलरी में एक अच्छी खासी जगह इस्लामी दौर के कालीनों को दी है ताकि लोग आकर देखें, उनको पता चले कि इस्लामी दौर में या मुग़ल दौर में इस खित्ते में किस किस तरह की दस्तकारी राइज रही। सर लाहौर म्यूज़ियम की इस इस्लामिक गैलरी में मौजूद जितने भी कालीन हैं ये हमें माजी के फ़न, रंगों और बुनाई के असूलों के बारे में क्या बताते हैं? देखिए, जब भी कोई दस्तकारी बनती है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, उसके पीछे किसी एक फ़नकार या एक दस्तकार का काम नहीं होता, एक टीम वर्क होता है। अब आप कालीनों की मिसाल ले लीजिए। कालीनों जो दस्ती खड्डियों पर कालीन बनाए जाते थे, उन दस्ती खड्डियों की बनावट, फिर उसके बाद जो औज़ार इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस कालीन के बनने के लिए, उन औज़ारों की बनना, और उसके बाद कालीन के गिरे लगाने से लेकर, नॉट लगाने से लेकर, उसका धागा बनाने से लेकर, उसको रंगदार करने से लेकर, उससे नक्शा निगार डिज़ाइन करने से लेकर, ये तमाम काम उसके लिए डिफरेंट आर्टिस्ट इस्तेमाल होते थे। इसमें एट द सेम टाइम हमें रंगबाज भी मिलता है, हमें वीवर भी मिलता है, हमें जो डिज़ाइन क्रिएट करता है वो भी मिलता है, और साथ साथ हमें टूल्स बनाने वाला, दस्ती खड्डी बनाने वाला वो लोग भी मिलते हैं। तो इन काम जब हम देखते हैं तो हमारी जो यंग जनरेशन है, जो आगे आने वाली नस्ल है, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि अब जो कालीन बन रहे हैं वो मशीनी कालीन बन रहे हैं। तो यही कालीन जब दस्ती खड्डियों में बना करते थे तब ये किस तरीके से एक प्रोसेस से गुजर के बना करते थे। तो फिर उनको एक रोशनाई मिलती है कि 200 साल पहले, 300 साल पहले किस तरह का काम राइज था, किस तरह के औजार इस्तेमाल किए जा रहे थे, या क्या क्या तरीक़ार इख्तियार किए जा रहे थे एक कालीन को बनाने के लिए। उससे कनेक्ट होने का मौका मिलता है उसको अपनी माटी के साथ। ठीक है, क्या आज यहाँ पर आने वाला जो भी नौजवान है वो एक कालीन को देख के उसके खित्ते के बारे में जान सकता है? जी बिल्कुल, किसी हद तक एक कालीन को देखकर या इसके ऊपर बने हुए नक्शो निगार को देखकर उस खित्ते में कौन सा कल्चर राइज रहा या कौन सा दूसरा कल्चर उसके ऊपर असर अंदाज हुआ, ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। अगर आप किसी कालीन के ऊपर या गलीचे के ऊपर आप ह्यूमन फिगरल डिपिक्शन देख रही हैं या एनिमल डिपिक्शन देख रही हैं, तो आप आंखें बंद कर कह सकते हैं कि ये इस्लामिक पीरियड से बिलोंग नहीं करता। जो कालीन इस्लामिक दौर में बनाए गए उसके ऊपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए गए, नक्शो निगार बनाए गए, फूलदार डिज़ाइन बनाए गए, डायमंड्स बनाए गए, उनके ऊपर फिगरल आर्ट आपको नहीं मिलता, बल्कि बाज़ का तो हमें कालीनों के ऊपर कैलीग्राफी भी मिलती है, अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम भी कुंदा हुए मिलते हैं। तो इनसे हमें पता चल जाता है कि ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिज़न ने इसको बनाया है। ठीक है। दूसरी बात ये कि हर खित्ते की अपनी एक अलग खूबसूरती है। ख़ास तौर पे जब हम इन कालीनों की बात करते हैं जो कि इस्लामिक गैलरी में डिस्प्ले पर हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको तादाद मिलेगी मुग़ल दौर में कालीन बनाए गए। अब मुग़ल दौर में हमें बड़ी वाज़िह तरह हमें पता है कि मुग़ल आर्ट के अंदर हमें सेंट्रल एशिया के असरात हमें मिलते नज़र आते हैं, ईरानी असरात हमें मिलते नज़र आते हैं, जिनके ख़ास रंगदार डिज़ाइंस, डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल हमें इसमें मिलता नज़र आता है। तो जिन कलरों के ऊपर आपको टॉर्कस कलर,
सब्ज, पीला, ब्राउन रंग मिलता है और उसके ऊपर फ्लोरल मोटिव से ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स आपको मिलते नजर आते हैं, तो वो हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये इस्लामी दौरा कालीन है या फिर ये मुगल दौरा कालीन है, क्योंकि हमें उसके ऊपर जो असरात हैं, जो आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस है, वो हमें सरल एशिया का ईरान का नजर आ रहा है। तो एक कालीन डेफिनेटली अपने खित्ते का या अपने उस खित्ते में रहने में लोगों के मज़हब का भी पता बता सकता है। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एक कालीन के ऊपर जितने भी डिज़ाइन बनाए जाते हैं वो उस खित्ते की अक्कासी करते हैं। वो ना सिर्फ उस खित्ते की अक्कासी करते हैं, बल्कि अगर वो कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस है उस खित्ते में, उसका भी पता बताते हैं। जैसे मैंने अभी जिक्र किया सरल एशिया का, ईरान का, तो हमें बरसगीर के इस्लामिक दौर के फ़नून लतीफ़ा में या दस्तकारी में हमें वाज़ह तौर पे ईरान और वस्त एशिया के ममालिक की हमें रिप्रेजेंटेशन हमें नज़र आती है। ठीक है सर, कहा जाता है कि शाहजहाँ के दौर में कारपेट मेकिंग का ये जो फ़न था ये अपने अरूज को पहुँचा था, इसकी क्या वजह थी? सिर्फ शाहजहाँ के पीरियड में कालीन बाकी नहीं, बल्कि शाहजहाँ का दौर ऐसा था जिसमें दस्तकारी के हर पहलू को शनाख्त मिली। बरसगीर उस वक्त जो मशहूर शहर थे बरसगीर के, वो बहुत सारी दस्तकारियों के मराकज़ रहे, जैसे आगरा, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुल्तान, लाहौर। ये मुख्तलिफ़ फ़नून दस्तकारी के ये अहम मराकज़ रहे जिनका ताल्लुक़ हमें शाहजहाँ के दौर से मिलता है। इसी तरह जैसा आपने एक शाहजहाँ के दौर का जिक्र किया, तो शाहजहाँ के दौर में जो लाहौर की कालीन बाफ़ी की जो सनत थी, वो बिल्कुल जयपुर, लखनऊ और मिर्ज़ापुर की हम पल्ला उसको सेंटर को आप कह सकते हैं। उस वक्त अगर आप लाहौर की एग्जांपल ले लें तो लाहौर में उस वक्त लकड़ी के फ़न का मरकज़ था, लाहौर उस वक्त धात के बर्तनों का मरकज़ था। इस तरह लाहौर कालीन बाफ़ी का भी मरकज़ रहा है उस दौर में, और लाहौर के बने हुए कालीन न सिर्फ बरसगीर में भेजे गए बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हुए। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, शाहजहाँ के दौर में बहुत सारी दस्तकारी को बाकायदा शाही सरपरस्ती मिली, जो जब से उनको शाही सरपरस्ती मिली तो उनको मज़ीद पनपने का, मज़ीद नशो नमा पाने का मौका मिला। सर, जो इस्लामिक गैलरी में हमारे पास शाहजहानी दौर के कारपेट का एक अक्स मौजूद है, उसमें जन्नती बाग दिखाया गया है, क्या ये हकीकत है? हमें इस्लामी क्राफ्ट में या कालीन पर क्या डिज़ाइन मिलते हैं, हमें यही चीज़ें मिलती हैं, जन्नत की तशबीह, बागात, फूल, कायनात का निज़ाम, सितारे, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। अब मिसाल के तौर पे जो शालीमार बाग है, जो भी शाहजहाँ के दौर में बनाया गया, उसके जो मुख्तलिफ तख्ते हैं वो भी एक पैराडाइज के कंसेप्ट को या जन्नत के कंसेप्ट को मद्देनज़र रख के बनाए गए। कि जैसे जन्नत के मुख्तलिफ तख्ते हैं, हर तख्ते की एक अलग शान शौकत है, फुवारे लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, चश्मे बह रहे हैं, चल रहे हैं। इसी तरह हमें कालीनों के ऊपर भी हमें बिल्कुल आपकी बात की वही किसी हद तक डिपिक्शन नज़र आती है, और जो कि उस वक्त के माहौल को और न सिर्फ मुसलमानों की एक मजहबी अकीदत को भी मेंशन करती है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगी, और वो ये है कि माजी की जब हम बात करते हैं तो कारपेट्स को इस हद तक अहमियत क्यों दी जाती थी? क्योंकि ये बतौर तहाइफ भी दिए जाते थे, ये दरबारों में बिछाए भी जाते थे। ठीक है, जो शुरू में जो कालीन बनाए गए, जो उनका इस्तेमाल राइज रहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनका इस्तेमाल पहले दौर में ज़्यादा था बनिस्बत अब के। अब तो हमने एक तरह से सिर्फ एक डेकोरेटिव पर्पस के लिए कालीन हम खरीदते हैं या घरों में रखते हैं, लेकिन पहले के दौर के कालीन पर्दे के तौर पर भी इस्तेमाल हुए, फ़र्श के ऊपर बिछाने के लिए भी इस्तेमाल हुए, किसी बिस्तर के ऊपर बिछाने के लिए भी इस्तेमाल हुए, जाए नमाज के तौर पे भी इस्तेमाल हुए, अपनी दीवार को डेकोरेट करने के लिए भी इस्तेमाल हुए, पर्दे के लिए भी इस्तेमाल हुए। तो ये मुख्तलिफ अंदाज जो राइज रहे उनके इस्तेमाल के, ये हमें अब नज़र नहीं आते। अब चूँकि हम अपनी बिल्डिंग्स को, अपनी इमारत को, अपने फर्शों को और तरीके से डेकोरेट कर लेते हैं, सजा लेते हैं, लेकिन पहले कालीन, गलीचे, रग्स, सोजनी, यही चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी फ़र्श को डेकोरेट करने के लिए, या उसके ऊपर बैठने के लिए, या चलने के लिए, या एक आरामदा अंदाज की एक जगह बनाने के लिए जहाँ पर बैठा जा सके, या दस्तरख़्वान बिछाने के लिए, या गपशप लगाने के लिए। तो कालीनों का इस्तेमाल हमें बड़ा वाज़िह और ज़्यादा नज़र आता है बनिस्बत अब के। सर, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस गैलरी में सदियों पुराने कालीन भी मौजूद हैं, इनको रिस्टोर करने का क्या प्रोसेस होता है और किस तरह आप इसको मौसम की शिद्दत से महफूज रखते हैं? जी, आपका बड़ा ही ज़रूरी सवाल है जिसको म्यूज़ियम में रहते हुए समझना बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये कि जब आप म्यूज़ियम में होते हैं
تو میوزیم میں باقاعدہ ایک ہاسپٹل ہوتا ہے مریضوں کے لیے، اس کو ہم اپنی زبان میں لیبارٹری کہتے ہیں. تو چاہے وہ دھات ہے، چاہے وہ لکڑی ہے، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے، چاہے وہ پیپر ہے، ہر چیز کو ریسٹور کرنے کے، کنزرو کرنے کے ہمارے پاس طریقہ کار موجود ہیں. آپ نے جیسا ٹیکسٹائل کی بات کی یا قالینوں کی بات کی، ان کو ہمارے پاس بڑے بڑے فیومیگیشن چیمبرز موجود ہیں جہاں پہ ڈال کے ان کو فیومیگیٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر جرمز مر جائیں. اس کے علاوہ ان کو ہم خاص ٹیمپریچر میں رکھتے ہیں. ہمارے جو ریزروز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ہم اپنے ٹیمپریچر مینٹین کرتے ہیں تاکہ چونکہ کاغذ، پینٹنگ اور ٹیکسٹائل یہ وہ چیزیں جو کہ کمپیریٹیولی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہیں بنسبت پتھر کے یا لکڑی کے، تو ہم ان کے لیے خاص اپنی گیلریز میں بھی اور اپنے ریزروز میں بھی خاص ٹیمپریچر کو مینٹین کرے رکھتے ہیں تاکہ ان کے اوپر جو موسمی اثرات ہیں، جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں، وہ ان کو ڈسٹرب نہ کر سکیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ قالین صرف دھاگوں کی کہانیاں نہیں بلکہ صدیوں پرانی تہذیب کی خوشبو بھی ہے جو آج بھی لاہور میوزیم کی اسلامک گیلری میں زندہ ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.